तो सबसे पहले ये हमारा मान लो वर्क पीस है, क्योंकि सीएनसी मशीन में हमारा वर्क पीस राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड। स्टूडेंटों को तो दिखाओ एक आध बार। पीस राउंड होता है ना, ये तो सबको पता है। अब इसको पकड़ने के लिए हमें क्या लगाने होते हैं? जॉज। ठीक है ना? तो हमारे जो जॉज होते हैं, जो चक होता है, वो एक आता है 3 जॉ चक। कौन सा? 3 जा चक। और एक होता है 4 जा चक। दो तरह के चक आते हैं, ठीक है ना? एक 3 जा और एक 4 जा। जो हमारा 3 जा चक है, उसमें तीनों जॉज 1 2 3 120 डिग्री पर होते हैं। कितने पे? 120 डिग्री पे। कौन से में? 3 जा चक में। और जो 4 जा चक होता है उसमें 90 डिग्री पे। ठीक है ना? तो हमारे सीएनसी मशीन में कौन सा चक है? 3 जा या 4 जा? 3 जा चक है। ठीक है ना? तो सीएनसी मशीन में चक एक, ठीक है, 1 2 और 3, ये 3 हमारे जॉज हो गए, जो कि पीस में हमारे होंगे। ठीक है ना? अब ये जॉज होते हैं, तो जॉज में मटेरियल क्या होता है और उसका सरेशन एंगल क्या होता है? तो जॉज का मैं एक बार आपको बना देता हूं। ये हमारा जॉज अभी आ गए। ठीक है ना? तो इसमें ये जो थ्रेड होती है, ये सभी स्टूडेंट जो ले लो, आगे बढ़ा दो, देख लो। लो, और जो आगे बढ़ा दो, सभी स्टूडेंट देख लो, जॉज है ना साथ ही साथ है। नहीं लाते? अच्छा तुम बताओ। हाँ, ये उल्टे लग गए का ये? ठीक है। अब कान बंद है। चलो, अभी से बंद हो जाते हैं ऐसे, फिर ना सुनाई देता कुछ भी। हाँ सर। तो अब ये जो है ना, चूड़ी जो दिख रही है ना, इनको कहते हैं हम सरेसन। यहाँ पे थ्रेड नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे इनको? सरेसन। तो ये जो सरेसन है, इसका क्या पिच कितनी होती है, थ्रेड एंगल क्या होता है, दो चीज हमको देखनी होती है। तो ये जो सरेसन मैंने जो दिखाया आपको, मान लो ये जॉज है, तो जॉज में ये जो चूड़ी आपको दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7, और मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा और, 8 9, अब हो गई ये कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक 10। चलो मैंने 10 थ्रेड इसमें कर ली। अब 10 थ्रेड हमारी हैं, ये 10 थ्रेड जो चूड़ी है, इन चूड़ियों को, और ये पूरा क्या हो गया, एक तरह से रैक हो गई ना।
जैसे मान लो एक गियर होता है, ये गियर होता है ऐसे, बोलो होता है कि नहीं होता? और ये हमारी रैक है। अब ध्यान से समझना है, और ऊपर वाले को हटा देता हूं इसको। तो ये क्या बन गया? गियर। अब ये देखो जो ऊपर वाला गियर है, इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो रैक किधर जाएगी? और इसको मैं अगर ऐसे घुमाऊंगा तो रैक किधर जाएगी? हीरा ओरिजिनल लाए हैं। अच्छा फिर ठीक है, समझ में आया? तो ये जो गियर होता है, इसे कहते हैं स्पर गियर। कौन सा गियर? स्पर, राउंड, या पिनियन भी आता है राउंड में। तो ये जो स्पर गियर है, इसमें जो टीथ होते हैं उनको कहते हैं टीथ। लेकिन ये क्या है? ये है रैक। ये क्या है? रैक। इसमें भी टीथ है, इनको कहते हैं सरेशन। इनको क्या कहते हैं? तो आपको ये पता चल गया कि सरेशन क्या है और टीथ क्या है। ये भी टीथ है, बट ये क्या है? लीनियर। ये क्या है? और ये भी टीथ है, ये क्या है? रोटरी। अगर रोटरी गियर में टीथ है तो वो टीथ, और लीनियर में टीथ है तो वो सरेशन। बोलो क्लियर है? अब सरेशन का एंगल, एक तो होता है गियर टीथ जो है सीधा सीधा ऐसे, अब ध्यान समझना इधर। और एक होता है टीथ का जो है ना ऐसे झुकाव, ऐसे। तो जो टीथ का झुकाव होता है, देखो ये तो टीथ ऐसे सीधा आ गया ना, अब हमने क्या किया, इसको झुका दिया। तो उससे फायदा क्या होगा झुकाने से? झुकाने से फायदा होता है ग्रिप अच्छी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो जो सरे टीथ हैं ये थोड़े झुके होते हैं, ऐसे देखो। तो इनका जो सरेसन एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री। तो सरेसन एंगल जो होता है, एक तो आता है 90 डिग्री, कितना? और एक आता है, अगर गियर में टीथ ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे है खड़ा, तो 90 है। हमने क्या कर दिया, इसको झुका दिया। झुकाने से पकड़ अच्छी हो जाएगी। होती है नहीं होती? जैसे उंगली डालते हैं घी में, कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो क्या करते हैं? तो पकड़ कैसी हो जाती है? अच्छी हो जाती है। बोलो बात समझ में आई? ये एकदम सटीक बैठी है। ना कोई शक है ना? क्लियर हुआ? तो इसीलिए क्या कर दिया हमने, उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया, घुमा दिया, हल्का सा टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने से पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए 60 डिग्री वाला जो सरेशन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है बजाय 90। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री का सरेशन क्लियर हो गया। अब आता है कि जॉर्ज हमारे, जो ये जॉर्ज है, ये जॉर्ज काम कैसे करेंगे? अब ये क्वेश्चन आता है, काम कैसे करेंगे? तो इस जॉर्ज का काम करने के लिए हम थोड़ा सा अब ये मिटाएंगे, मिटा दो। हमने क्या है कि एक सिलेंडर लिया, ये क्या है? सिलेंडर। तो आपने शायद देखा होगा, एक फुट स्विच होता है चक क्लैंप डी क्लैंप का, देखा है क्या? नहीं देखा? कौन कह रहा नहीं देखा? वो क्लैंप डी क्लैंप करते हैं। हाँ, तो वो फुट स्विच से हम क्या करते हैं, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल है। ये कौन सा वाल है? हाँ, ये हाइड्रोलिक में आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि दो सोलेनॉइड होती हैं, एक इधर होती है और एक इधर। तो आप जितना आप मैकेनिकल के हो उतना आप समझना, फालतू मत समझना। फालतू समझोगे उसका पैसा लगता है, ठीक है। पी टी ए और बी, ये चार लाइन होती है, पी टी ए बी हाइड्रोलिक में आता है, ठीक है। अब जैसे ही आप फुट स्विच दबाएंगे तो ये इसे कहते हैं सोलेनॉइड कॉइल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सोलेनॉइड कॉइल। इसको जैसे ही आपका, जैसे मान लो स्विच है, स्विच से सप्लाई आई, इधर आई, तो ये जो है ना, ये क्या है? फुट स्विच। ये क्या है? जैसे ही आप फुट स्विच दबाते हैं तो सप्लाई जो है ना, जो 24 वोल्ट सप्लाई है वो इसको जाएगी। इसमें क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा? जैसे ही मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेट बनते ही हमारा जो प्रेशर लाइन है वो, जैसे तीर का निशान दिख रहा है ऊपर को, ये भी ऊपर को है, ये जाके इसको आगे बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? पिस्टन की रॉड को। किसको बढ़ाएगा? और इसके साथ हम अटैच करते हैं क्या? बताओ। हैं? बोलो। इसके साथ क्या अटैच रहता है? ड्रॉ बार। इसको कहते हैं ड्रॉ बार। ड्रॉ बार। जब हमारा पिस्टन आगे जाता है तो ड्रॉ बार भी आगे जाती है। क्लियर है? जब ये ड्रॉ बार आगे को जाएगी, ड्रॉ बार आगे जाके हमारी कनेक्ट रहती है किससे? टेपर वैज। किससे रहेगी? टेपर वेज से। तो हमारे, अब देखो, जब आपकी ड्रॉ बार आगे को जाएगी तो जो टेपर वेज है ये भी असेंबली में क्या होगा? आगे को जाएगी। तो हमने ना, आगे जाते समय हमें ये खोलना है, तो हम टेपर को क्या करेंगे? उल्टा कर देते हैं। अब तो पीछे आएगा तो खुलेगा ना, तो उसको टेपर को उल्टा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? इधर बनाएंगे बड़ा और इधर बनाएंगे छोटा। उल्टा कर दो टेपर को। और इसके ध्यान देना, अभी मैं जॉज नहीं लगाऊंगा, अभी मैं टेपर वेज का फंक्शन बता रहा हूं। पहले अगर मैं यहां से प्रेशर देता हूं और ड्रॉ बार आगे जाती है तो ये जो टेपर वेज पूरी, ये जो है ये आगे को जाएगी असेंबली। अगर मैंने इसके साथ कोई अटैचमेंट लगा दिया दोनों तरफ, तो वो अटैचमेंट ऊपर को खुलेगा या बंद होगा? जब ये आगे जाएगी खुलेगा ना। तो यहाँ पे लग जाते हैं हमारे जॉज, जिनको हम कौन से जॉज बोलते हैं? बेस जॉज। क्या बोलते हैं बेटा उनको? ये हैं बेस जॉज। और ये कहाँ मिलते हैं? मशीन में ही रहेंगे, ये चक में ही रहते हैं, ये बाहर नहीं निकलते। ये तो तुम्हारे निकल गए, बट ये बाहर नहीं निकलते, ये उसी में रहते हैं। किसमें? टेपर वेज। इसको क्या कहते हैं? टेपर वेज। तो आप इधर जैसे ही प्रेशर देंगे, प्रेशर देते ही ड्रॉवर आगे जाएगी, ड्रॉवर आगे जाके और ये सीधा कहाँ पर जाएगा? आगे को बढ़ेगा। आगे को बढ़ेगा तो जॉज क्या होंगे? खुलेंगे। तो ऐसे ही देखा ना, जैसे ही आप फुट स्विच दबाते हो आवाज आती है और जॉज खुट से खुल जाते हैं। ये पूरी अरेंजमेंट है जो आप वहां पे करते हो ना, वो खुलते हैं। और जैसे ही आप क्लैम्प करेंगे तो प्रेशर इसमें जाएगा। ये दूसरी सोलेनॉइड है तो उसको जाता है, तो क्रॉस कनेक्शन होता है। जब इसमें प्रेशर जाएगा तो टैक्सी क्या करेगा? पीछे खींचेगा। किधर खींचेगा? जैसे ये पीछे खींचेगा तो जॉज बंद हो जाएंगे। तो ये आगे पीछे का पूरा अरेंजमेंट है।
मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम आइडिया भी लग जाएगा, तो भी आपके लिए काफ़ी है। क्यों? तो ये फॉरवर्ड के लिए और ये क्रॉस कनेक्शन रिटर्न, क्योंकि जब ये आप ऑन कराएंगे ना तो ये क्रॉस दिख रहा है, ये ऐसे कनेक्शन हो जाएगा, ऐसे प्रेशर जाएगा, ये पीछे को ले आएगा। अब ये जो असेंबली है पूरी, ओ, इस असेंबली को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? और ये पूरी असेंबली कहाँ होती है? इस पूरी असेंबली को हम क्या कहते हैं? स्पिंडल। ये सिलेंडर स्पिंडल के अंदर होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर कहते हैं इसको, ये अंदर होगा। और ये चक, और चक और स्पिंडल सब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, बोलो। ये अलग रहता है, ये अरेंजमेंट अलग रहता है, तो ये मैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे जॉज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जिसको हम पकड़ते हैं ना, और जब हम पीस को पकड़ते हैं तो पीस ऐसे तो नहीं आता, फिर हम क्या करते हैं, इसमें कट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? कट लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं। लो, समझ में आया? तो इन जॉज में तो हम कुछ नहीं करेंगे, इनको कहते हैं बेस जॉज। लेकिन ये जो जॉज हैं, ये हमारे कौन से जॉज हैं? सॉफ्ट जॉज। हमारे जॉज जो सॉफ्ट जॉज हैं, बेस जॉज के साथ ग्रिप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ग्रिप हो जाते हैं। और यहाँ पे हम झटाक से क्या करेंगे, कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और कट लगा के पीछे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, काय के लिए? रेस्ट करने की, रेस्टिंग के लिए। काय के लिए? जो पीस उस पे रेस्ट करे, जैसे रेस्टिंग दिख रही है। और कहें जो, ये देखो, इससे अच्छी दिख रही है, देखो ये रेस्टिंग है, देख रहे ना? अब समझ में कुछ आ रहा होगा हल्का हल्का, बोलो। ऐसे है ना, ऐसे, ये रेस्टिंग है, ये दिख रही है, ये रेस्टिंग। इस पे वर्कपीस रेस्ट करेगा। अगर ये पूरा हटा देंगे तो वर्कपीस अंदर घुस जाएगा। ऐसे ही रेस्टिंग इधर दे देते हैं। ये वर्कपीस हमारा हो गया, ये हमारा वर्कपीस। तो ये अब समझ में आ गया रेस्टिंग क्यों बनाते हैं इसमें। स्टॉपर कहते हैं, स्टॉपर भी कह लो, रेस्टिंग कह लो, जो उसे रोकता है, पीस को स्टॉप करेगा ना। पीस आप लगाएंगे तो पीस यहाँ पे जाके स्टॉप, तो पीस के लिए ये क्या हुआ, रेस्ट, रेस्टिंग कह सकते हैं या स्टॉपर भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारे जो जॉज हैं, सॉफ्ट जॉज हैं, तो सॉफ्ट जॉज जो होते हैं, इसका मटेरियल क्या होता है, बोलो। अरे ये क्लास को ना, हीरा, हाँ, ये क्लास को ना, लाइव को हटा के उसमें डाल देना, क्लास खत्म होते ही वीडियो में तुरंत। ठीक है ना, तो ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी फिर। मटेरियल, सॉफ्ट जॉज, तो इसका जो मटेरियल होता है वो होता है EN8 या MS, माइल्ड स्टील। अब इसका मटेरियल कौन सा लें और कैसे डिसाइड करें, तो हमेशा सॉफ्ट जॉज का मटेरियल जो लिया जाता है, जिस वर्कपीस को आप बना रहे हैं उससे सॉफ्ट होना चाहिए। नहीं, अगर हार्ड होगा तो वर्कपीस के ऊपर डेंट मार देगा, सॉफ्ट होगा तो डेंट नहीं मारेगा। इसीलिए हार्ड न लेके सॉफ्ट लेंगे। अब तुम कहोगे जी एल्युमिनियम का भी पीस होता है, तो वो ये उसमें भी काम करता है, एल्युमिनियम के लिए अलग से नहीं होता, लेकिन देखोगे ज़्यादा दबाव बनाओगे ना तो एल्युमिनियम में हल्का हल्का दबाव सा आ जाता है, गड्ढा सा है। हाँ, ध्यान रखना।
अब ये कोई इंटरव्यू में पूछे ई एन का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है EUROPE, यूरोपियन नॉर्म, EN, और 8 इसका ग्रेड है। तो ये पहले चलते थे MS और ये ग्रेड, फिर EN, यूरोप कंट्रीज ने ना फिर EN करके ग्रेड निकाले, जो पहले चलते थे लो कार्बन, हाई कार्बन, ऐसे। अब वो हटा के उन्होंने EN निकाल दिया। EN से क्या है कि वहाँ पे कार्बन की परसेंटेज होती है, EN जितना कम होगा कार्बन उतना ही कम होगा। तो EN8 में कार्बन की परसेंटेज लगभग कितनी होती है? हल्की फुल्की आइडिया से बताओ, आप बताओ, थोड़ी बहुत आइडिया। आटे में नमक, जो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं। कोई आइडिया? 0.2, और कोई? और 0.5। EN8 कार्बन परसेंटेज, और MS कहते हैं माइल्ड स्टील, इसमें कार्बन परसेंटेज, EN8 की जो कार्बन परसेंटेज होती है वो होती है 0.25 से 0.4%, और MS में कार्बन की परसेंटेज होती है 0.16 से 0.25%। नोट कर लो। एक जो है ना था बहुत सुपर मास्टर, हीरा को पता है, हीरा राजेंद्र, मैं वो हवा दे तो पूरी, मैं मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कि बता MS में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, तो कह रहा 15-20% तो होती है। जब कोई ज्यादा हवा दे रहा हो तो उसके लिए इंतजाम रखो, थोड़ा बहुत पूछ लो तो वो। तो हमेशा कहीं यहाँ गलती मत करना है, कभी भी ध्यान रखो, मटेरियल में जो कार्बन की परसेंटेज होती है स्टील में, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5% तक जाती है, 3 तक मैक्सिमम, वो भी हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, और जिसे कहते हैं ना SS, स्टेनलेस स्टील, वहाँ। जबकि इनमें तो पॉइंटों में होती है, कभी भी ध्यान रखना, और पॉइंटों में भी कम। तो MS जो माइल्ड स्टील है, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ेगी हार्डनेस बढ़ेगी, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें कार्बन की परसेंटेज कम रखनी है। हाँ, रखनी नहीं है, होती है, हम क्या रखेंगे इसको, ठीक है, हमें तो इंटरव्यू में बताना है। और जिसमें कार्बन परसेंटेज कम होती है वो मटेरियल बगैर ऑपरेशन के देखेंगे तो डल नजर आएगा, और जिसमें कार्बन परसेंटेज हाई होती है वो पहले से ही चमकेगा बगैर उसके। जैसे आलू देखा है खेत में आलू, तो कोई कोई आलू तो ऐसे होता है वैसे ही चमकता है, मिट्टी में भी चमक रहा होता है। अब तुमने देखा कि नहीं देखा ये तो पता नहीं, तुम्हारे आलू होते भी है, होंगे तो देखोगे, जिसके यहाँ होते होंगे वही तो देखेगा। बोलो, कभी तो ढकेल पे दिखाता है आलू लेके। तो क्या है कि आलू क्यों चमकता है? क्योंकि उसकी शाइनिंग दूर से दिखती है, तो एकदम शाइनिंग मारेगा। ऐसे ही ये मटेरियल होता है जिसमें हार्डनेस ज्यादा, कार्बन थोड़ी ज्यादा होगी, वो दूर से चमकेगा, मतलब बगैर ऑपरेशन के भी चमकेगा। और जो MS होता है वो चमकता नहीं है, वो तो ऑपरेशन के बाद चमकाया जाता है। अब ये देखो, ये कहाँ तुम्हें चमकता दिखाई दे रहा है? कहीं चमक है? यही EN31 होता, एकदम शाइनिंग मारता। देखो ना कहाँ चमक दिख रही है, तुम देखो जी, दादा देखेगे ना, दिख रही? समझ में आई नहीं आई? मटेरियल काला हो भूरा हो उससे मतलब नहीं है, चमक से मतलब है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि कहीं गोरा है वही चमकेगा, काला भी चमकता है, चमक दोनों में होती है। तुम सोचो कहीं गोरा ही चमकेगा, समझा? ये मटेरियल कोई गोरा थोड़ी है, तो काला ही होता है ना लोहा तो। बहुत बात समझ में आई। अब इसमें कार्बन परसेंटेज क्लियर हो गई।
अब कार्बन परसेंटेज हो गई, मटेरियल क्लियर हो गया। अब आता है चक का प्रेशर कितना रखेंगे। क्या ये मिटा दूं, इसकी जरूरत तो नहीं है। ये तो कल समझाने के लिए था कि आप फुट स्विच दबाते हो तो काम कैसे करता है। अब आता है चक का प्रेशर। चक का प्रेशर आता है वो 10 to 20 बार, या 7.5 से 15 बार भी लिखा रहता है, या 7.5 से 20 बार भी होता है। ये बार क्या है? एक बार जो होता है वो होता है 1 बार इज इक्वल टू 1 kg पर 1.02 kg/cm²। मतलब लगभग 1 kg। 02 को हटा दो तो एक बार बराबर एक, और बराबर होता है 14.5 psi, पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच। ये psi क्या है? जो हवा भरी जाती है ट्यूब में, 40 पौंड 35 पौंड हवा कहते हो। जो पौंड होता है वो यही है। अगर 28 पौंड 29 पौंड हवा है तो समझ लो 2 kg है। कितनी? 14.5 का दूना कितना होता है? 29 psi इज इक्वल टू 2 kg/cm² इज इक्वल टू 2 बार। 29 पौंड हवा अगर आपके ट्यूब में है तो वो 2 kg हवा है। कि हम क्या करते हैं, 29 पौंड 2 kg। हम क्या है, शॉर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन रियल में यूनिट क्या है? वो है पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच, kg/cm²। क्योंकि वैसे तो 1 किलो में कितने पौंड होते हैं? 2.2। 1 kg में कितने होते हैं? 2.2। तो ये हमारा हो गया 2 kg/cm², 2 बार। तो ये psi का मतलब है पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच। तो आपने चक्का प्रेशर को इंटरव्यू में पूछे कितना रखते हैं, तो आपको क्या याद रखना है? psi छोड़ दो, केजी में रखना है या बार में रखना है। तो आपने ये आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ना एक मेहनत है, हल्की सी कर लेना। थोड़े पैसे फालतू चाहिए तो फालतू नहीं चाहिए तो ऑपरेटर में तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब लास्ट में ऑपरेटर ग्रेड तो पक्का होता ही होता है, मतलब वो तो है ही है। मतलब एक होता है ना, जैसे इनाम निकलनी है, जैसे मान लो कोई बालक लाते ना, पुड़िया जो लाते हैं दुकान से। आपने अब तो पता नहीं आता नहीं आता, पहले आता था, हमें इनाम निकलती थी पर इनाम के चक्कर में दुकान की बिक्री दबादब होती थी एकदम। तो दुकानदार कहता था इनाम पक्का मिलेगी, चाहे वहां में कचू भी मिले, मिलेगा पक्का। तो इसीलिए ऑपरेटर ग्रेड तो पक्का वहां में कोई कमी नहीं है, वो मिलेगा। अब उसके ऊपर जितना थोड़ा थोड़ा कर लेते हो, जो जितना कर लेगा वो ग्रेड थोड़ा ऊपर उसका हो जाए। नहीं वो तो है ही, उससे वो तो आपको मतलब इनाम में मिलना ही मिलना। तो इसीलिए मेहनत थोड़ी अच्छी करना जिससे ग्रेड अच्छा ले सके। तो 29 psi, तो इसको क्या कहते हैं? पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच। तो ये 29 psi जो होता है वो 2 kg/cm² होता है, या 2 बार होता है। इसको हम बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। बोलो समझ में आया? तो यहां तक आपको किसी को कोई डाउट? तो ये हमारा हो गया प्रेशर कितना है। अब हमें प्रेशर कितना रखते हैं? 7 से 15, 10 से 20। जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में हम 12-13 kg प्रेशर रख लेते हैं, लेकिन लोहा है तो वहाँ 15-16 kg प्रेशर हम रखेंगे। कितना रखेंगे? 15-16 kg प्रेशर। अब आप इंडस्ट्री में जब काम करेंगे तो आपकी ड्यूटी सबसे पहले यही है कि आप जहाँ भी जाएं देखें आपके सामने मशीन हो तो उसका केजी जरूर देख लो कि कितना चक्का प्रेशर ये मेंटेन कर। ड्राइंग में भी कई बार दिया जाता है, जब आपको ड्राइंग पार्ट की मिलती है तो उस पर लिखा रहता है कि प्रेशर आपको इतना रखना है। तो इन बिटवीन रखना है, क्योंकि वो प्रेशर ज़्यादा दे देंगे
तो डेंट आ सकता है, ओवलिटी के चांस बढ़ जाते हैं, ओवलिटी भी बढ़ जाती है अगर प्रेशर ज़्यादा देंगे तो इसीलिए प्रेशर आपको नॉर्मल देना होगा। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो पीस में ओवलिटी भी आई, पीस में ओवल हो जाएगा, पीस रन आउट क्रिएट हो जाएगा। समझ में आए? तो ये ध्यान रखना है। अब आता है जॉज की ओपनिंग कितनी होती है। अब मान लो जॉज है, कितने खुलते हैं कितने बंद होते हैं। तो जॉज की जो सिलेंडर के साथ जो ओपनिंग मैंने बताई थी, वो ओपनिंग 3 से 4 होती है, नोट कर लो। टोटल 3 की ओपनिंग होती है, 3 से 4 टोटल टोटल। अब उसमें से प्रेशर भी देना है और पकड़ भी बनानी है और ओपन भी करना है, दोनों चीजें। समझ में आया? जॉर्ज जो है खुलता बनता है ना, वो टोटल जो डायामीटर में देखोगे तो लगभग 4 आएगा, रेडियस में देखोगे तो 2 और आप देखोगे कैसे बोलो? देखने के लिए वर्नियर का वो डेप्थ वाला लगा लेना। वर्नियर का डेप्थ वाला जब खोलोगे ना तो ऊपर को उठेगा नीचे जाएगा। कौशल, इनको आकाश, इनको चेक करा देना, ठीक है? तो टोटल ओपनिंग कितनी है? मान लो 4 डायामीटर में, फिर चेक कर लेना कंफर्म अपना है, अपने जॉर्ज का। अब तो दो में से आपने पकड़ना भी है और लूज भी करना है, पीस निकलना भी चाहिए, पकड़ भी रहनी चाहिए, है ना? चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, जॉर्ज की पकड़ के लिए हम क्या करेंगे आप वो समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास ये वर्क पीस है, अब वर्क पीस को हटा देंगे, घेरा है ये, तो इसमें मान लो ये जॉर्ज है। अब जॉर्ज का टोटल ट्रेवल मान लो इतना है, तो इतने ट्रेवल में नीचे कितना आएगा और वर्क पीस पे कितना रहेगा, ये देखना होता है ना। तो यहां से यहां तक जो ट्रेवल है लीनियर, ये कितना होगा हमारा 3 to 4 किसमें, डायामीटर में, डायामीटर के अंदर घेरा में। तो एक तरफ कितना हुआ, 1.5 से 2 तो ये हमें पकड़ना है। मान लो ये डायामीटर वर्क पीस है, डायामीटर कितना है हमारा वर्क पीस का, मान लो 45 का, कितना है 45 का वर्क पीस है। तो जब हम इसे डी क्लैम्प कराएंगे तो डी क्लैम्प में घेरे का प्रेशर कितना होगा, 40। 1 फालतू बहुत है, बहुत ज्यादा मत करना। और क्लैम्प में कितना होगा, 43.5 और 40.5, इतना। अगर आप पीस नहीं लगाते हो तो घेरे का डायमीटर 43.5 आ जाएगा, तो इसमें प्रेशर बन जाएगा ना। मान लो कोई चीज नीचे तक आ रही है, आपने पीस लगा दिया तो नीचे नहीं आने देगा, उसी को कहते हैं प्रेशर। तो वो प्रेशर ट्रेवल के हिसाब से यहाँ पे बोला जाता है, उसकी यूनिट ट्रेवल में होती है, 1 का 1.5 का, ऐसे जैसे बोर गेज में होती है यहाँ भी, तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो आपने जॉर्ज में क्या देखना है कि जॉर्ज का जो लीनियर ट्रेवल है, जैसे जॉर्ज ना लीनियर ट्रेवल करता है ना, ऐसे खुलता है ऐसे, तो वो कितना कर रहा है। तो वर्नियर से देख लेना है, डेप्थ वाले उससे, है ना? तो डेप्थ वाला लगा के, जो डेप्थ वाली डिप होती है ना, निकली हुई होती है छड़ी, जो रॉड होती है, उससे आप चेक कर लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कितना है। वो ट्रेवल जरूर आप चेक कर लेना, ये चेक करा देंगे आप, ठीक है ना? तो मैंने आपको जॉर्ज का सरेसन, थ्रेड एंगल और पिच रह गई, क्या रह गई, जॉर्ज की पिच कितनी होती है, हमारे 1.5 की पिच है अपने जॉर्ज की, जो हमारे जॉर्ज मशीन में लगे हुए हैं, कितनी है। अगर मान लो कोई कहे कि भाई इसका पिच निकालो, जैसे मान लो पता नहीं है इसकी पिच कितनी है, ये हमारे पास वो है जो, अब कोई कहे कि पिच कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, पूरे चूड़ी गिन लो, सरेसन की टीथ गिन लो। मान लो सरेसन के टीथ पूरे और बटे पूरी लंबाई का, लंबाई में टीथ का भाग दे दो, पिच आ जाएगी। मान लो इसकी लंबाई कितनी है,
60 mm। टीथ कितने? 40। तो पिच कितनी आई? सीधा सीधा है। आपने पूरे टीथ गिन लो, लंबाई नाप लो वर्नियर से, लंबाई में टीथ का भाग दे दो, पिच आ जाएगी। आएगी ना भाई, दो चूड़ी के, एक चूड़ी की पूरी जो चौड़ाई होती है वही तो पिच है। तो एक चूड़ी की चौड़ाई कितनी हुई? 1.5 mm। 60 mm की लंबाई में 40 चूड़ी हैं, तो एक चूड़ी की जो पिच है, जो चौड़ाई है, वो कितनी है? बोलो क्लियर है? तो ये हमारा लाइव क्लास चल रही थी, आगे प्रैक्टिस। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो। ये तुम्हारा एक्यूरेसी प्रिसीजन कई दिन से दौड़ रहा है, वही है क्या? ऐसा इंतजार का मजा कुछ और ज्यादा अच्छा होता है। अब बताते हैं। एक्यूरेसी कहते हैं क्लोज टू टॉलरेंस, टॉलरेंस के अंदर है या। प्रिसीजन कहते हैं क्लोज टू ईच अदर, वो प्रिसीजन कहते हैं। मतलब जैसे अगर हम साइज ले लें या कुछ भी ले लें, सिंपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो टारगेट होता है वो ज़्यादा एग्जांपल ज़्यादा सुटेबल रहता है। मान लो आपकी टॉलरेंस है, कोई साइज है 40.0 प्लस माइनस 0.2 या 1, इतने में ये हमको बनाना है, 0.1 ऊपर। अब हमारा साइज आ रहा है 40.02, 40.08, 40.0, है ना, और 39 पॉइंट, आगे क्या आएगा, 96, है ना, 94। अब आपको क्या लग रहा है, ये एक्यूरेट तो एक्यूरेसी तो है, क्योंकि टॉलरेंस के अंदर है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। जो वैल्यूज आ रही है ना, वो बिल्कुल नजदीक नजदीक नहीं आ रही है। देखो, एक्यूरेट है बट प्रिसाइज, अगर यही वैल्यू ऐसी आए 40.02, 40.04, 40.03, 40.02, अब बताओ ये क्या है? एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। अगर यही ऐसे आ जाए 40.08, 40.09, 40.12, 40.14, अब देखो, अब ये एक्यूरेट, प्रिसाइज तो लगभग 1 1 कह लो, और 1 2, प्रिसाइज तो लग रहा है कि वैल्यू नजदीक नजदीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये दो वैल्यू आउट जा रही है, टारगेट से आउट। तो टॉलनेस, टॉलनेस के अंदर है तो एक्यूरेट है। मतलब सीधा है कि जितने पीस आपके बने वो सब टॉलरेंस के अंदर हैं, तो वो एक्यूरेट है। एक्यूरेसी क्या इंडिकेट करती है? क्लोज टू टॉलरेंस, टॉलरेंस में आता है। अब प्रिसाइज इंडिकेट करता है क्लोज टू ईच अदर। ईच अदर में जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो, बट वो एक दूसरे के रीडिंग नजदीक आएगी। दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। अगर हमारी प्रिसीजन है, एरर, प्रिसीजन एरर में रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, ये दो आती है, आर एंड आर प्रिसाइज में। और एक्यूरेसी में आती है बाइस एंड लीनियरिटी, वो एक्यूरेसी में आती है। जैसे वर्नियर है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जो इन्होंने क्वेश्चन किया है, ये क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का है, एमएससी। जो आपके वर्नियर नहीं होता, वर्नियर है एसपी, ये करते हैं, उसके लिए जरूरी होता है, समझ में आया? ये तो आपको वैल्यू के साथ। अब टारगेट के साथ ले लो, जैसे टारगेट लगा रहे हैं, कोई कोई बोर्ड है। अब देखो बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड का टारगेट है। अगर टारगेट ऐसे आ रहे हैं, बताओ ये वैल्यू आपको कैसी लग रही है? एक्यूरेट, एक्यूरेट है कि प्रिसाइज है? ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि सब नजदीक नजदीक है और गोल के अंदर है। बोलो, अगर यही चीज मैं ऐसे दे दूं, अब बताओ, ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि टारगेट से
बट प्रिसाइज है क्योंकि एक दूसरे के साथ नजदीक नजदीक है। प्रिसीजन समझ रहे हो? प्रिसीजन का मतलब बिल्कुल टारगेट, जैसे गाँव छोटे बच्चे खेलते हैं ना कंचा मार, और वैसे टारगेट लगाते हैं तो एकदम एक ही जगह पे आए बराबर बराबर वहीं, तो वो कहते हैं प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब एक ही जगह पे तुक्का मार। तो कई बार पहले जैसे हम बॉल खो जाती थी या गिल्ली खो जाती थी, तो क्या करते थे, जिससे खोई जैसे मारी तो वही उसी को कहेंगे एक और ले अब मार। तो वो प्रिसाइज देखते हैं उसका कि प्रिसाइज, हम मान के चलते हैं गाँव में कि प्रिसाइज होता है टारगेट, कि एक बार फेंका तो दोबारा वो वहीं फेंकेगा, तो उसी से पता लगाते किधर गई। समझ में आया? तो ये सब वही चीज, वो वहां पे क्या है, खेल पात की होती है, ये बड़ा खेल पात है, वो छोटा खेल पात है, चीज वही है, वहां में कोई अंतर नहीं, समझ का अंतर है। अब देखो तीसरा, अब बताओ इसमें एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, बिखरे बिखरे हैं। एक्यूरेट तो है, टारगेट के अंदर है, बट प्रिसाइज नहीं। और मैं अगर ऐसे कर दूं, अब ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, बोलो चार पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, बोलो क्लियर है। शायद डली होगी, देख लेना यूट्यूब पे होगी, चैनल पे भी है। अच्छा अच्छा, एक्यूरेसी और प्रिसाइज की वीडियो शायद होगी, ये बता रहे हैं, भेज देना ग्रुप में, भेज देना। चलो ठीक है फिर है। ओके, थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करना।